वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन। वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आज की क्लास में स्टूडेंट हम अपनी बिजनेस स्टडी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एचआरएम टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था, राइट। एचआरएम टॉपिक को हमने पढ़ा था, उसका मीनिंग, उसका इवोल्यूशन, ये सभी चीज़ें पढ़ी थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम और एचआरएम के बारे में ही थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जब मैंने आपको इवोल्यूशन के बारे में बताया था, इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, तो उसके बाद ये भी बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि आखिर एचआरएम का इवोल्यूशन तो हो गया, ठीक है, हमें समझ आ गया, लेकिन ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्या क्या काम होते हैं। तो जैसा कि आज आपने हेडिंग और थंबनेल दोनों में ही देखा होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एचआरएम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या क्या वर्क करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का वर्क क्या है। आज की क्लास में हम वो ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ एचआरएम। तो देखिए, एचआरएम का मीन से क्या था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि एक ऐसा मैनेजर, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो किसको मैनेज करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को। ऑर्गेनाइजेशन का की रिसोर्स जो ह्यूमन रिसोर्स है, बेसिकली उसको मैनेज करने का काम करता है। अब बात करें तो हम स्टाफिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। स्टाफिंग चैप्टर के अंदर हम क्या करते थे, हम पोस्ट को क्रिएट तो ऑर्गेनाइजिंग में कर चुके हैं, हम पोस्ट को फिल करते थे और फिर ये ट्राई करते थे कि वो कॉन्टीन्यूसली फिल्ड रहे, राइट। वो भी राइट पर्सन के थ्रू, जो भी पर्सन उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, उस पर्सन के थ्रू पोस्ट को फिल करना, इसे ही हम कहते थे स्टाफिंग। अब देखिए, क्या स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग में सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि पोस्ट को फिल करना है, पोस्ट को फिल करना है किसके थ्रू, एप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज़ के थ्रू। लेकिन एचआरएम में हम क्या करते हैं, जो भी हमने एम्प्लॉयज़ या ह्यूमन रिसोर्स जिनके थ्रू पोस्ट को फिल किया है उनको मैनेज करते हैं, यानी उनसे रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। चाहे उनके प्रमोशन की बात हो वो भी हम करेंगे, राइट। चाहे हमें उनकी रिटायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसी बनानी हो वो भी कौन बनाएगा, एचआर मैनेजर ही बनाएगा, राइट स्टूडेंट। उनसे रिलेटेड कोई भी वर्क पॉलिसी होगी, उनका रिटायरमेंट, उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफ़र, ठीक है, उनके लिए ट्रेनिंग की जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी, वो सब ह्यूमन से रिलेटेड जितना भी काम है वो कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करेगा। तो अगर हम देखें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एचआरएम है वो एक वाइडर टर्म है एज़ कंपेयर टू स्टाफिंग। स्टाफिंग के कंपैरिजन में वाइडर है, क्योंकि हम एचआरएम में वो सारे के सारे काम सिर्फ स्टाफिंग को ही इंक्लूड नहीं करते हैं, स्टाफिंग के अलावा भी जितने अदर वर्क होते हैं वो सारे भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। यानी कि जितनी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो भी एचआर मैनेजर ही उससे रिलेट करता है, ठीक है। ह्यूमन से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है वो काम भी कौन करेगा, एचआर मैनेजर ही करेगा, ठीक है। कोई ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कोई और सर्विस देनी है, कोई अपनी एक्सपर्ट जो है एडवाइस देनी है, सजेशन देने हैं, तो वो भी कौन देगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही देगा। तो बेसिकली स्टाफिंग से ज़्यादा ब्रॉड फंक्शन है, ज़्यादा ब्रॉड ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं एचआर मैनेजर को। अगर कोई ये पूछे आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए कि क्या स्टाफिंग इंक्लूडेड होता है एचआरएम में, तो हाँ जी बिल्कुल होता है, ठीक है। स्टाफिंग के सारे फंक्शंस एचआरएम यानी एचआर मैनेजर की ड्यूटीज़ में इंक्लूड होंगे। चलिए 1 बाय 1 करके हम हेडिंग्स के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू इन्हें और अच्छे से
स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन जो एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है वो होता है रिक्रूटमेंट का वर्क। अब रिक्रूटमेंट के वर्क के अंदर क्या करना होता है, क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि इस टॉपिक को हम अलग से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी तक इतना तो समझ आ गया होगा, रिक्रूटमेंट मीन्स अपॉइंट करना, राइट, कि हम अपॉइंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, और उसका भी ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट अगर हम कहें तो कह सकते हैं रिक्रूटमेंट, जहां हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन, जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारी ये पोस्ट है, ये वैकेंसी है और आप इसके लिए अप्लाई करें। यानी कि हम जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमारी इस पोस्ट के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए अप्लाई करें। तो बेसिकली यही होता है। सो अब एचआर मैनेजर का इसमें क्या वर्क है, ठीक है। सो एचआर मैनेजर देखिए बच्चे, ये फाइंड आउट करता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की नीड है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है, उसके रिगार्ड में पहले वो पता लगाता है और फिर उसके बाद ये रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस कंडक्ट कराता है कि अच्छा इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और सेकेंडली फिर किस किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, फिर उसी अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एडवर्टीज़मेंट क्रिएट करवाएगा और सोर्सेज चूज़ करेगा कि कौन से सोर्सेज से। देखिए अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम पर 2 या 3 एम्प्लॉयज़ की ही ज़रूरत है, और वो भी आपको मिडिल लेवल के लिए, वो भी आपको मैनेजरियल पोस्ट के लिए नहीं चाहिए, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे, इंटरनल सोर्सेज का यूज़ करना चाहोगे कि कोई रेफरेंस में एम्प्लॉय हो उसके थ्रू करे, रैदर देन रिक्रूट पूरा एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे और सब चीज़ें करे। लेकिन अगर आपको 2 या 3 ही एम्प्लॉयज़ चाहिए मगर वो आपके मैनेजरियल पोस्ट के हैं, ध्यान दीजिए, देखिए एक तरफ 2 या 3 एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए जो कि आपके क्या हैं, लोअर लेवल के हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के हैं, ठीक है, और एक आपको 2 से 3 एम्प्लॉयज़ या जस्ट 2 ही एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेकिन ये टॉप लेवल के हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। तो यहाँ पर तो देखो ये 2 से 3 एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर सकता है एचआर मैनेजमेंट, वो कोशिश कर सकता है कि इंटरनल सोर्सेज का ही यूज़ करे, यानी कि एम्प्लॉयज़ को ही बोल दे कि अगर आपके कोई जानकारी में हो तो उसे ले आओ, उसे बता दो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट है, आप अप्लाई करो, अगर हमें ठीक लगा जॉब दे देंगे, राइट। ये वाली चीज़ हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट सेकंड केस को जरा सा देखते हैं। सेकंड केस जो हमारा है, सेकंड केस में हमारा अब देखते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में जहाँ सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट 2 ही हैं, हम रेफरेंस के थ्रू नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो कि पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये ही लेंगे। तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल सोर्स का यूज़ नहीं करेंगे हम, वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करके एक्सटर्नल का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। यानी हम कोशिश करेंगे एडवर्टीजमेंट वगैरह दें न्यूज़पेपर में और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करें, ज़्यादा ऑप्शंस हैं और उनमें से चूज़ करें। तो ये एचआर मैनेजर को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। पहले देखता है कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और उसके बाद रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारा का सारा फंक्शन करता है। ना सिर्फ रिक्रूटमेंट, ठीक है, सिर्फ रिक्रूटमेंट ही नहीं करता है, इसके साथ साथ उनके सिलेक्शन का वर्क कंडक्ट कराता है, सारा यही ऑर्गेनाइज कराएंगे, ओके। और प्लेसमेंट का भी यही कराएंगे। अब ये प्लेसमेंट वर्ड है आपका, ट्रेनिंग देखिए प्रोवाइड कराएंगे, प्रमोशन से रिलेटेड काम जो है उससे रिलेटेड जितना भी पॉलिसी बनानी है एचआर मैनेजर, यानी रिक्रूटमेंट से ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सारी की सारी एक्टिविटी एचआर मैनेजर। अब यहाँ वर्ड प्लेसमेंट भी आया है, तो ये सारी के सारे वर्ड्स को हम आगे और डीपली पढ़ेंगे जब हम
सोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है वहाँ पे। और स्टाफिंग के प्रोसेस में नेक्स्ट आपका आएगा स्टाफिंग का प्रोसेस, वहाँ पे भी प्लेसमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देन ये हुआ पहला फंक्शन जो कि एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है। इसके अलावा और क्या काम करता है, तो अपनी एक्सपर्ट सर्विस भी प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइजेशन को। कैसे, क्योंकि जो एचआर मैनेजर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास भी प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। किस रिगार्ड में, जॉब को इवेल्युएट करते हैं वो कि अच्छा ये वाली जॉब है तो इसके लिए इस तरीके के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, यानी इस फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए, राइट। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम करते हैं। अब ये क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट, क्वेश्चन माइंड में आया होगा आपके कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ये क्या होता है। अब हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम हुआ, या फिर और क्या काम करता है अभी बताऊंगी इस टर्म का मीनिंग। इसके अलावा और कैसी सर्विस देता है, तो वो नेगोशिएट करता है। नेगोशिएट किसके साथ करता है, नेगोशिएटिंग विद ट्रेड यूनियंस, जो भी ट्रेड यूनियन है उनके साथ नेगोशिएट करता है। तो इस तरीके से अपनी सर्विस देता है। अब कैसे देखता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब वो देखेगा कि जो भी एम्प्लॉयज़ अपॉइंट हुए हैं क्या वो वर्क ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे तभी तो उन्हें प्रमोशन मिलेगा। तो परफॉर्मेंस को के अप्रेजल का काम भी कौन करता है, यानी कि परफॉर्मेंस को चेक करने का काम जो है टाइम टू टाइम पर एचआर मैनेजर ही करता है। साथ के साथ ट्रेड यूनियंस होती हैं तो ट्रेड यूनियंस के साथ भी नेगोशिएट करता है, यानी कि अगर ट्रेड यूनियन कोई डिमांड कर रही है कि नहीं, हमें एम्प्लॉयर से कोई डिमांड कर रही है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो उस टाइम पर ये एचआर मैनेजर ही है जो एम्प्लॉयर की बात ट्रेड यूनियन के सामने और ट्रेड यूनियन की बात एम्प्लॉयर के सामने रखता है, यानी कि उनसे नेगोशिएशन का काम करता है कि अगर ट्रेड यूनियन की डिमांड ज़्यादा है, अगर ट्रेड यूनियन की डिमांड ऐसी है जो फुलफ़िल नहीं हो सकती, बहुत अप है, तो फिर उनको समझाता है कि नहीं आप थोड़ा सा डाउन आइए, या आप उनको उनका फ़ायदा दिखाता है कि आप ये चीज़ मानी जाएगी आपकी, लेकिन इन डिमांड्स के साथ। तो उनके साथ डील करने का काम कौन करता है, ये एचआर मैनेजर ही करता है। तो बेसिकली ये वर्क भी एचआर मैनेजर ही परफॉर्म करेगा। इसके अलावा और क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स ये डेवलप करने का वर्क भी हमारा एचआर मैनेजर करता है। अब क्वेश्चन है ये कंपनसेशन क्या है और इंसेंटिव प्लान्स। तो देखिए कंपनसेशन बच्चे मीन्स कि हमने जो भी एम्प्लॉयज़ या कोई भी जो काम कर रहा है उसके बदले में अगर उसे सैलरी दी जा रही है, वेजेस दी जा रही हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें कंपनसेशन में ही आती हैं। इसके अलावा उसे बोनस दिया जा रहा है या फिर अदर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ठीक है, तो ये अदर जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं या अदर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो ये सारी किस में आती हैं, आपकी इंसेंटिव प्लान्स में ही आती हैं। जैसे कि आप अगर इसके अंदर बोलेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या काम करता है, तो टाइम टू टाइम पर एचआर मैनेजर क्या करेगा, ठीक है, रिसर्च करता है ताकि वो जो भी पर्सनल से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सके। अब रिसर्च करके क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को बताएगा, एम्प्लॉयर को बताएगा कि ये न्यू टेक्निक्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, किसमें, कंपनसेशन के उसमें इंसेंटिव प्लान के तौर पर। जैसे कि कई बार देखिए इंसेंटिव प्लान में आपका क्या आता है कि आगे आप पढ़ेंगे बच्चे कि हमारा सिर्फ जब हम सैलरी देते हैं तो उसमें एक होता है आपका कि टाइम के बेसिस पर देते हैं, एक आपका, और दूसरा आपका होता है कि टाइम के बेस पर नहीं, पीस के बेस पर दी जाती है आपको। तो देखिए जब टाइम बेसिस पे होती है तो ये होता है कि 1 डे की सैलरी इतनी है और इस अकॉर्डिंग से अगर आप एक दिन आए काम किया आपको सैलरी मिल गई। पीस बेसिस पे क्या होगा कि आपने जितने यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस की उस बेसिस पे सैलरी मिलेगी। तो इंसेंटिव प्लान में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड, अब टाइम वाले का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आ जाते हैं आपके प्लान। जैसे कि अगर आप पीस वाले की ही बात
बात करेंगे तो उसमें एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है कि सपोज 1 डे का स्टैंडर्ड है 100 यूनिट का, तो इस तरीके से कुछ आपकी वेज प्लान सेट कर दिया जाता है कि अगर 80 यूनिट्स हैं, अगर 80 यूनिट्स किसी ने प्रोड्यूस की तो उसको मिनिमम सैलरी मिलेगी, कि मिनिमम फिक्स कर देते हैं इतनी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद अगर आपने 80 से आगे और किया, यानी कि स्टैंडर्ड को अचीव किया, 100 यूनिट अचीव किया, तो आपको कितना मिलेगा, आपको देन पूरा का पूरा, यानी कि जो भी सैलरी है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में 10% और मिलेगा, यानी 110% मिनिमम सैलरी प्लस 10% बोनस मिलेगा। और अगर आपने इस स्टैंडर्ड को भी कवर कर लिया, इससे भी आगे चले गए, सपोज किसी ने 110 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी प्लस 120% उसका बोनस भी मिलेगा, यानी आपको 120% सैलरी मिलेगी, 20% बोनस होगा। तो इस तरीके से एचआर मैनेजर क्या करता है, नए नए इंसेंटिव प्लान्स लाता है जिससे कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाए। देखिए 3 प्लान थे और तीनों में अलग अलग था कि अगर आप 80 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी, ठीक है, यानी कि आपको 100% मिलेगी। अगर आप 100 यूनिट जो स्टैंडर्ड फिक्स है, ठीक है, इसको पूरा कर रहे हो तो आपको 100% तो मिलेगी प्लस 10% बोनस मिलेगा। और अगर आप स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा ले आते हो, मोर देन स्टैंडर्ड कर देते हो, तो आपको 100% प्लस 20% बोनस होगा। तो देखिए 100 तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन ये एचआर मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करो, आपको बोनस देना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से एचआर मैनेजर क्या करता है, नए नए कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स जो हैं टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में लाता है। टॉप मैनेजमेंट को बताता है कि आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये कौन बताता है, बेसिकली आपका एचआर मैनेजर। अब इसके अलावा और क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, सो हैंडलिंग ग्रीविनेंस एंड कंप्लेंट्स, कंप्लेन और ग्रीविनेंसेस को भी हैंडल करता है, यानी जो भी कंप्लेन है एम्प्लॉयज़ की उनको हैंडल करने का काम करता है। ये एचआर मैनेजर की ही ड्यूटी होती है कि वो कॉर्डियल रिलेशन क्रिएट करे, कॉर्डियल रिलेशन इस्टेब्लिश करे, किसके बीच में, बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन क्रिएट करने का काम किसका होता है, एचआर मैनेजर का होता है। यानी अगर दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो ये पैसिफायर का काम करेगा। अब ये पैसिफायर क्या होता है हमारा, यानी कि काम कराने वाला, दोनों के गुस्से को शांत कराने वाला, कि झगड़ा खत्म हो जाए, उसका काम ये एचआर मैनेजर ही करता है। क्योंकि देखिए एक तरफ ट्रेड यूनियंस है, एम्प्लॉयज़ की यूनियन होती है, वो डिमांड करने लगती है। देखिए अगर ऐसा हो जाए कि कोई एचआर मैनेजर नहीं है तो एम्प्लॉयज़ अपनी डिमांड पर अड़े रहेंगे, राइट, इनकी ट्रेड यूनियन, और एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ अपनी डिमांड पर और एम्प्लॉयर जो है वो अपनी डिमांड पे अड़ा हुआ है, दोनों नहीं हट रहे हैं। ऐसे में एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे, राइट। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन ही नहीं होगी, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, दोनों का ही नुकसान है, एम्प्लॉयर का भी है और एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही है तो उसका भी है, यानी अल्टीमेटली दोनों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में एचआर मैनेजर जो कि दोनों को समझाता है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉयर्स को भी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की ड्यूटी भी एचआर मैनेजर की ही होती है। ओके, सो ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा और क्या फंक्शन है, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये एचआर मैनेजर का काम है कि वो वेरियस पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करे, वेरियस पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने का वर्क एचआर मैनेजर का। अब कैसी पॉलिसीज़ देखो फॉर्मुलेट की जाती हैं, तो सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी से मतलब क्या होता है, देखिए सोशल सिक्योरिटी से मतलब है कि आज तो वो काम कर रहा है लेकिन
अगर जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद उसका क्या होगा, कैसे, क्योंकि एक एज के बाद वो काम नहीं कर पाएगा, तब कैसे सरवाइव करेगा, तो उसके लिए रिटायरमेंट पॉलिसी बना देते हैं, राइट। तो ये किसका काम होता है रिटायरमेंट पॉलिसी बनाने का, ये एचआर मैनेजर का काम है। एम्प्लॉय का वेलफेयर देखना है, तो वेलफेयर देखने के लिए क्या करेंगे कि जो भी पॉलिसी बन रही है, जैसे सिलेक्शन पॉलिसी है, तो ऐसी सिलेक्शन पॉलिसी हो जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता हो। ऐसी प्रमोशन पॉलिसी, फेयर प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें बाइसनेस नहीं हो, बाइस्डनेस नहीं होनी चाहिए, राइट। ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपके फेवरेट है उनको प्रमोशन मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, नहीं। तो वहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर होगा, साथ के साथ उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए। तो ये सारा का सारा काम एचआर मैनेजर का ही होता है कि अच्छे से पॉलिसी बनाए, और सिर्फ पॉलिसी बनाना ही नहीं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो। ये भी कौन इंश्योर करता है, एचआर मैनेजर। तो एचआर मैनेजर इंश्योर्ड that these policies are, whether these policies are implemented in correct manner or not. So ये ड्यूटी एचआर मैनेजर की है। आफ्टर दैट और क्या वर्क करता है, क्या फंक्शंस हैं, तो देखिए, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट, लॉ सूट में कंपनी को डिफेंड करने का वर्क भी एचआर मैनेजर। अब यहाँ पे सूट्स मीन्स क्या है, तो देखिए लॉ केसेस, यानी कि जो भी लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट अगर हो तो उसमें कंपनी को डिफेंड कौन करेगा, एचआर मैनेजर। कैसे करेगा, अब आपके माइंड में आएगा मैम एचआर मैनेजर कोई लॉयर तो है नहीं जो कि डिफेंड करेगा, राइट। तो कैसे डिफेंड करेगा ये आखिर कोर्ट में, तो देखिए सिर्फ लॉयर होके ही डिफेंड नहीं किया जा सकता। कैसे डिफेंड करेगा, जो भी एक्ट हैं, जो भी एक्ट्स आपके बने हुए हैं किसके रिगार्ड में, एम्प्लॉय के रिगार्ड में, उन एक्ट के वेरियस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करवा के कंपनी को डिफेंड करता है, ठीक है। कंपनी में जो भी वेरियस लॉ हैं उन्हें, जैसे कि आपको पता है कि मिनिमम वेज एक्ट होता है, ठीक है, कि आप इतनी कम से कम इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए, तो मिनिमम वेज एक्ट है आपका। फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ठीक है, ये है आपका। और क्या है आपका, इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है आपका, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है आपका। और क्या एक्ट है आपका बच्चे, तो इसके अलावा इंश्योरेंस एक्ट है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना होता है, तो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है। इन एक्ट्स में ना बहुत सारे प्रोविज़न है एम्प्लॉयज़ के लिए कि ये किए जाने चाहिए, एम्प्लॉयर को ये प्रोविज़न करने ज़रूरी हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है, सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एचआर मैनेजर की ड्यूटी है कि जो भी अलग अलग हमारे, जैसे फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग है कि वीकली एक हॉलीडे मिलनी चाहिए, सैलरी इतनी मिलनी चाहिए, अगर आप ओवर टाइम करा रहे हो तो उसके लिए अलग से कंपनसेशन मिले। तो ये सारे जो भी प्रोविज़न है ये फॉलो कराने की ड्यूटी किसकी है, ये एचआर मैनेजर की ही ड्यूटी होती है, ठीक है। वो इन प्रोविज़न्स को फॉलो करा के क्या करता है, कंपनी को डिफेंड करता है लॉ सूट्स में, ओके, कि हाँ मैंने ये प्रोविज़न पूरे कराए हैं। कीपिंग, इसके अलावा और क्या फंक्शन है उसका, तो नेक्स्ट फंक्शन है उसका कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। कैसे, जो मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर, वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स, किस रिगार्ड में, रिक्रूटमेंट के रिगार्ड में पूरा मेंटेन करके रखता है रिकॉर्ड। सिलेक्शन के टाइम पे जो भी काम हुआ है उसका भी पूरा का पूरा मेंटेन करेगा रिकॉर्ड। प्रमोशन, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, कितना किसे रिम्यूनरेशन मिल रहा है उसके रिगार्ड में, तो इन सभी के रिगार्ड में वो रिकॉर्ड रखता है सभी एम्प्लॉयज़ के जो काम कर रहे हैं एचआर मैनेजर, ताकि फ्यूचर में जब भी ज़रूरत हो इन रिकॉर्ड का यूज़ किया जा सके। सो ये ड्यूटी किसकी है, एचआर मैनेजर की। और क्या करता है, तो डेवलपमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी डेवलप कराता है। कैसे, देखिए एक्सपर्ट है, उसे पता है
वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, उसे पता है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा एम्प्लॉय ठीक है, किस पोस्ट के लिए किस क्वालिफिकेशन वाले पर्सन की ज़रूरत है, क्या काम का और डिवीज़न होना चाहिए कि इस काम को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, उसको इन चीज़ों की नॉलेज होती है। तो अगर उसे कभी ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सजेशंस ऑफर करता है, तो ही ऑफर सजेशंस एंड एडवाइजेस, तो ये चीज़ें देता है वो, और ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितना भी काम होगा, अगर हम इन शॉर्ट कहना चाहें, तो वो कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारे वर्क एचआर मैनेजर ही करता है। ठीक है, तो ये इसी की ड्यूटी है ह्यूमन रिसोर्स से, चाहे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लानिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सिलेक्शन, ये सारे के सारे वर्क, रिम्यूनरेशन से रिलेटेड सारे वर्क एचआर मैनेजर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली कुछ फंक्शंस थे जो एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है। आज के टॉपिक में हम इतना ही स्टूडेंट कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।